नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राजद्रोह के मुकदमे की, साथ ही साथ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम के खिलाफ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है धारा 124A के तहत, और साथ ही साथ धारा 153A के तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए क्या दिल्ली पुलिस का यह फैसला सही है, और क्या राजद्रोह के मुकदमे अब यूं ही लगा दिए जाते हैं बिना सोचे समझे कि इसकी कोई संवैधानिक वैधता है या नहीं है, इसकी कोई कानूनी वैधता है या नहीं है। जफरुल इस्लाम साहब के खिलाफ एक आरोप है कि 28 अप्रैल को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ आपत्तिजनक बातें कही। क्या आपत्तिजनक बातें कही, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों ने सोचा था कि आर्थिक कारणों से मुस्लिम और अरब देश के लोग जो हैं वो भारत में जिस तरीके से मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है उस पर चुप रहेंगे, उस पर चिंता नहीं करेंगे और उस पर किसी तरीके का कोई कंसर्न जाहिर नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक भारत के मुसलमानों ने अरब और मुस्लिम देशों के यहाँ या अरब और मुस्लिम देशों से भारत में जिस तरीके से मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की है, शिकायत नहीं की है। अगर वो करें तो जलजला आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कट्टरपंथी जाकिर नाइक की भी तारीफ की है, उनको एक सम्मानित सदस्य बताया है। जफरुल इस्लाम साहब का ये फेसबुक पोस्ट मेरी नज़र में आपत्तिजनक है, निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस पोस्ट की बिना पर ही उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com से आप लगातार जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ रहा है, हमें सच कहने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हमारा आपका ये जुड़ाव और मजबूत हो सकता है अगर आपको सिर्फ इतना करना है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अब वापस लौटते हैं इस कानून की तरफ से। ये सवाल सिर्फ जफरुल इस्लाम साहब का नहीं है। मैंने कहा कि उनकी बातें जो फेसबुक पर लिखा वो आपत्तिजनक है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस वजह से उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर पिछले कुछ सालों के अंदर हम देखें तो राजद्रोह के मुकदमे इतनी आसानी से दर्ज किए जा रहे हैं, बिना उसकी गंभीरता को देखे हुए दर्ज किए जा रहे हैं। आपको दो बहुत छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूँगा। एक, पिछले दिनों पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया था जब कर्नाटक के बीदर में एक स्कूल में कुछ कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 के छात्रों ने एक नाटक किया, एक ड्रामा किया, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया, उसकी आलोचना की और देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की जो आपत्तिजनक हो सकती हैं। इस नाटक के बाद किसी ने कंप्लेन किया, शिकायत की। पुलिस ने जो स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट के खिलाफ, वहाँ की जो टीचर थी जिन्होंने ये नाटक डायरेक्ट किया था उनके खिलाफ, और उसमें से एक बच्ची की माँ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ कर्नाटक में ही एक बच्ची ने, 19 साल की लड़की ने एक मंच से, राजनीतिक मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसी भी भारतीय को नहीं लगाने चाहिए। ये निंदनीय कृत्य है, आपत्तिजनक बात है, और ऐसा जो भी शख्स करता है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये दो उदाहरण हमने दिए और जफरुल इस्लाम साहब का उदाहरण दिया। अब सवाल ये है कि ये सेडिशन लॉ है क्या, और क्यों सेडिशन लॉ अगर जफरुल इस्लाम के खिलाफ लगता है या फिर कर्नाटक उस बच्ची के खिलाफ लगता है या फिर कर्नाटक में स्कूल के खिलाफ लगता है, तो क्यों देश के अंदर हंगामा मचता है? ऐसा नहीं है कि सेडिशन लॉ पहली बार इस मुल्क के अंदर लग रहा है या मोदी सरकार आने के बाद ही लग रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी 2010 में अरुंधति रॉय के खिलाफ सेडिशन मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी के साथ साथ असीम त्रिवेदी के खिलाफ, कार्टूनिस्ट है, उनको भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी थी, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था और रातों रात उनको गिरफ्तार करने का काम किया। यानी सेडिशन लॉ का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और लोगों को दबाने के लिए या वाणी की स्वतंत्रता के लिए या सरकार में बैठे हुए लोग अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है।
सबसे पहले मैं सेडिशन लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। दरअसल ये जो सेडिशन लॉ है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है और ये 1870 में बना था। उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों को भारत के अंदर जो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ था उसको दबाने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून की ज़रूरत थी ताकि लोगों का दमन किया जा सके। उसलिए वो कानून आया और ये कानून तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आया 1897 में, जब भारत के बहुत बड़े देशभक्त तेजस्वी तेज तर्रार नेता बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। तब पहली बार ये चर्चा में आया। 1922 में महात्मा गांधी को इस सेडिशन लॉ के तहत जेल में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो कानून आज भी भारत के अंदर लागू है और उसका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जिन अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया था उन अंग्रेज़ों ने, उन ब्रिटिश लोगों ने खुद 1990 में इस कानून को अपने यहाँ ही ख़त्म कर दिया। यानी आज की तारीख में ग्रेट ब्रिटेन में सेडिशन लॉ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत के ऊपर दमन करने के लिए। अब इस कानून का मैंने जैसे आपको बताया कि दमन एक तरीके से वाणी की स्वतंत्रता पर, अगर कोई आदमी सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसके खिलाफ लागू किया जाता है। अगर आप सरकार के आलोचक हैं तब भी आपके ऊपर लागू कर दिया जाता है। और अगर आप किस्मत वाले हैं तो बच जाते, नहीं तो हो सकता है आपको जेल की हवा खानी पड़े, 2-3 महीने तक भी आप जेल के अंदर रह सकते हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी सेडिशन लॉ के तहत, और भी तमाम लोग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से कानून को देखें और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अगर इसको देखें तो बिल्कुल साफ होता है कि सरकारें इसका बेजा इस्तेमाल करती रही हैं। मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूंगा। 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार सरकार। केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार सरकार के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि केदारनाथ सिंह ने जो बातें कही हैं वो आपत्तिजनक हो सकती है, सरकार की आलोचना हो सकती है। दरअसल केदारनाथ सिंह ने क्या कहा था, उन्होंने वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और उन्होंने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई हुई, अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन कांग्रेस गुंडों को छोड़ के चले गए और लोग इन कांग्रेस गुंडों को चुनते हैं। ये बात कांग्रेस के लोगों को बहुत तकलीफ दे लगी और उन्होंने उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज कर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार के खिलाफ तीखी से तीखी आलोचना करने का अधिकार है। वो उनके खिलाफ लिख सकता है, उनके खिलाफ बोल सकता है और उसको ये बोलने की आज़ादी तब तक है जब तक कि वो हिंसा के लिए लोगों को उकसाए ना, या उसके कहने या बोलने से हिंसा ना भड़के। केदारनाथ केस 1962 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यानी अगर मैं सरकार की आलोचना करता हूं या जफरुल इस्लाम साहब अगर सरकार की आलोचना करते हैं या कोई नाटक खेला जाता है जैसा कि बिदर में खेला गया, तो सिर्फ उस नाटक के आधार पे, आलोचना के आधार पे आप किसी के खिलाफ सेडिशन चार्जेस नहीं, राजद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते जब तक कि उसकी वजह से हिंसा ना भड़के या उस बात कहने का इंटेंट हिंसा भड़काना ना हो। कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में, अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात है उस संदर्भ में मैं बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है तो भी, ध्यान दीजिएगा, खालिस्तान, पंजाब के अंदर आतंकवाद लंबे समय तक था, एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मर्डर खालिस्तानियों ने किया था। आज भी खालिस्तान बनाने वाले कुछ लोग जिंदा हैं जो कनाडा, जर्मनी से ऑपरेट करते हैं। 1995 में जब पंजाब में आतंकवाद बहुत मजबूत था तब ये फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से आप किसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते या उसको राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रख सकते 1995 में। लेकिन 2020 में उस लड़की के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद न केवल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उसको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। ये
इतना ही नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें ब्यौरा दूंगा। जब इस लड़की पर मुकदमा दर्ज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज हैं जो बहुत रेस्पेक्टेबल जज हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस लड़की को नहीं लगाने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी तक भारत ने और भारत सरकार ने शत्रु देश घोषित नहीं किया है, एनिमी कंट्री घोषित नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने अभी तक, हर आदमी जो सरकार की आलोचना करता है उसको पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, पाकिस्तान एक राक्षस बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारत सरकार ने मोदी जी के आने के बाद से भी अभी तक पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित नहीं किया गया आधिकारिक तौर पर। उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान को अभी तक शत्रु देश घोषित नहीं किया गया और ना ही अभी वहाँ जंग चल रही किसी तरीके के, ऐसे में इस लड़की के खिलाफ जिसका नाम अमूल्य है उसके खिलाफ ये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना ठीक नहीं है, ये गलत है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं जिनका नाम है दीपक गुप्ता, जस्टिस दीपक गुप्ता, उन्होंने अहमदाबाद में एक भाषण दिया सेडिशन के ऊपर और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने जो बात कही है उसका लब्बोलवाब बहुत स्पष्ट है कि बिना हिंसा के किसी भी तरीके की आलोचना को, सरकार की किसी भी तरीके की आलोचना को राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी जो बात 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह के फैसले में की थी या जो 1995 में बलवंत सिंह के फैसले के समय की थी, वही बात दीपक गुप्ता ने अभी 2019 में सितंबर के महीने में एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कही है कि बिना हिंसा के आलोचना राजद्रोह नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एडवोकेटिंग एनी केस हाउएवर अनपॉपुलर और एडवोकेटिंग एनी कॉज हाउएवर अनपॉपुलर अनकंफर्टेबल इट मे बी टू द पावर दैट बी, इट must not be permitted. Majoritarianism cannot be the law of sedition and it need to be toned down. यानी उनका कहना यह कि आपकी बातें किसी को कितनी भी अप्रिय लग सकती हैं, अलोकप्रिय हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप उनके खिलाफ मुकदमा या जो इस तरीके की बातें करें उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लें। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेजॉरिटेरियनिज्म कैन नॉट बी द रीजन फॉर द लॉ ऑफ सेडिशन। यानी आप बहुमत में हैं या बहुमत में है और अगले के विचार बहुमत में नहीं है, इसलिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लें, ये बात ठीक नहीं है। इस संदर्भ में गांधी जी की बात बहुत ही दिलचस्प है। गांधी जी को जब 1922 में सेडिशन लॉ के तहत जब गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी ने बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया और उन्होंने जो बात कही वो आज के संदर्भ में कितनी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ये जो सेडिशन का कानून है, आईपीसी की जो राजनीतिक धाराएं हैं, जो लोगों के, जो नागरिकों की स्वतंत्रता के दमन करने के लिए बनी हुई हैं, उनमें से सेडिशन लॉ यानी 124A जो है वो राजकुमार की तरीके से है। गांधी जी के कटाक्ष को जरा समझने का प्रयास करिए। गांधी जी ने कहा कि जैसे ये एक ऐसा कानून है जो लोगों की स्वतंत्रता का दमन करता है, उनके अधिकारों का दमन करता है और उनमें से ये एक राजकुमार की तरीके से बिहेव करता है। गांधी जी ने एक बहुत और अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि देश से प्रेम करो, मुल्क से प्रेम करो, कहा प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो पैदा नहीं किया जा सकता, ना ही दंड से पैदा किया जा सकता है, ना ही कानून से पैदा किया जा सकता है, ना ही ज़बरदस्ती पैदा किया जा सकता है। और उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यवस्था के खिलाफ, अगर वो उसके अंदर प्रेम नहीं है, अगर उसके मन में निष्ठा नहीं है, तो जब तक वो हिंसा के लिए लोगों को उकसाने की बात नहीं करता है तब तक उसे अपने मन की बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये गांधी जी के शब्द हैं। आज की तारीख में क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ अगर कुछ ऐसी बातें करता है जो आपत्तिजनक है तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाएगा? क्या उस वक्त गांधी जी की बात जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको याद रहेगी? मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है और ना ही ये संभव दिखाई पड़ता है।
इस संदर्भ में एक फैसला है जो अक्सर कोट किया जाता है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका का, जो उन्होंने 1889 में कहा था, जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी अपने आप में, बहुत ही रेडिकल फैसला है। भारत में तो आज के माहौल में उस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये फैसला था टेक्सास वर्सेस जॉनसन के बीच, जिस पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे को जलाता भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शख्स अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे को जलाता भी है तो भी यह उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के एम्बिट में आता है, यानी उसकी वाणी की स्वतंत्रता के तहत इसको लिया जाएगा और उस शख्स के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। आप सोच नहीं सकते, अगर आज की तारीख में, तो अगर आप ये बात कहेंगे भी तो शायद आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये जो पूरी डिबेट है कि आखिर कहाँ पर आकर वाणी की स्वतंत्रता और जो ये राजद्रोह का मुकदमा है या राजद्रोह का जो कानून है, ये क्यों इतनी ज़्यादा टकराने लगे हैं, क्यों लोगों को सरकारों की आलोचना करने से या देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने से या मंत्रियों की आलोचना करने से या राज्य सरकारों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, क्यों नागरिकता कानून का विरोध करना या NPR का विरोध करना या तीखी आलोचना करना राजद्रोह के दायरे में आ जाता है। कहीं ना कहीं एक कोशिश ये भी दिखाई पड़ती है कि जो आलोचना का जो स्पेस है उसको ख़त्म किया जाए, जो लोगों के बोलने की आज़ादी है उसको क्रश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, और जो विपक्ष की जो आवाज़ है उसको बंद किया जाए। और इसी संदर्भ में जस्टिस दीपक गुप्ता ने बहुत अच्छी बात की, और उसके साथ साथ मैं आज की बातचीत को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा कि द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ डाइंग, देयर इज़ नो हेल्दी डिस्कशन, देयर इज़ नो एडवोकेसी ऑन प्रिंसिपल्स एंड इशूज़, ओनली शाउटिंग एंड स्लैंगिंग मैचेस। उनका कहना है कि आज के संदर्भ में जो ये बातचीत की जो कला है वो ख़त्म होती जा रही है, कहीं भी स्वस्थ बहस नहीं हो रही है, और उसूलों पर, सिद्धांतों पर चर्चा नहीं होती, बातचीत नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया जाता है और आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। स्लैंगिंग मैच मतलब मैं आपको बोलने ना दूँ या आपकी आवाज़ को दबाने का एक तरीके से प्रयास करूँ। यही है आज की सबसे बड़ी चिंता का विषय। चिंता का विषय ये नहीं कि जफरुल इस्लाम साहब ने क्या कहा। जफरुल इस्लाम साहब ने जो बात कही है वो निंदनीय है, और जिस भी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जो लोग केंद्र में मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिन्होंने खुलेआम हिंसा भड़काने की बात की है, आज तक उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक भी केस दर्ज नहीं किया है, और जो विशुद्ध तौर पर मैं सेडिशन की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम कानून का उल्लंघन तो जरूर था, उनके खिलाफ नहीं होता। लेकिन हम और आप या दूसरा कोई शख्स अगर कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखता है या तीखी बातें करता है तो उसके मन में एक डर रहता है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, FIR न दर्ज हो जाए, और सबसे बड़ी बात कहीं राजद्रोह का मुकदमा न दर्ज किया जाए। ये चिंता का विषय है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।